हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन आ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। और ये एकदम लेटेस्ट वीडियो है 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट। यहाँ पे आप अपने मैसेजेस, अपनी क्वेरीज को भेजें। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि है @class11 ESP। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, सभी वीडियोस के लिंक आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, यहाँ पे भी आप जरूर विजिट करें। तो आज सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, इसको समझने से पहले इसका इंट्रो हम जानेंगे कि आखिर इसमें क्या बताया जा रहा है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये तो आपको चैप्टर 1 से ही पता होगा। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। सिंपल सी बात है भाई, ऐसे एक ऐसी किताब, एक ऐसा टेक्स्ट है जहां पे रूल्स ही रूल्स लिखे हैं कि किसी कंट्री को कैसे रन करना है, और गाइड करता है कि जो लॉज हैं कि कैसे गवर्नमेंट, कैसे हमारी कंट्री चलेगी। इट टेल्स अस हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताएगा कि हमारी जो सरकारें हैं वो काम किस तरीके से करेंगी, आखिर सरकारों का क्या काम है और लोगों के पास क्या राइट्स हैं। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपको पता भी होगा, चैप्टर 1 से ही हम इसको समझते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डू कॉन्स्टिट्यूशंस चेंज, क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं क्या उसमें बदलाव होता है? यस, कॉन्स्टिट्यूशंस टाइम टू टाइम, ओवर द टाइम बदलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव भी किए जाते हैं। यदि सोसाइटी में कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तब, यदि कोई पॉलिटिकल चेंज हो जाए, कोई नई गवर्नमेंट आ जाए, कोई रिवोल्यूशन हो जाए, है ना, पुरानी गवर्नमेंट को हटा के कोई नया बंदा आ जाए, तो हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल भी दे। अगर कोई नए आइडियाज आ रहे हैं या लोगों की कोई नीड है, लोगों को ही लग रहा है, मान लो कि हाँ भाई कोई चीज बदलनी चाहिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बदला जा सकता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बदल सकते हैं। तो यस, इसका आंसर होगा हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, समय के साथ बदलता है, अगर जरूरत पड़ती है तो बदलता है। सबसे पहले रशिया, या जिसको पूर्व में सोवियत यूनियन कहते थे, आप समझो, इट हैड 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस इन 74 ईयर्स। भाई 74 ईयर्स में इन लोगों ने 4 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। 1918 में अलग बनाया, 1924 में अलग बनाया, 1936 में अलग बनाया, 1977 में अलग बनाया, 4 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस। 1991 में ये जो सोवियत यूनियन था ये खत्म हो गया, ठीक है, और रशिया ने अपना फिर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1993 में। तो होता क्या था, सोवियत यूनियन बेसिकली 15 देशों का एक ग्रुप था, ठीक है, रशिया भी उसका एक मेंबर था। जब ये ग्रुप खत्म हो गया था तो उसके बाद रशिया ने फिर अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब अगर मैं फ्रांस का एग्जांपल दूं, फ्रांस ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बारी बदला है। जैसे 1793 में, 1848 में, 1875 में, 1946 में, 1958 में, ये अभी इसका करंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जो चल रहा है। तो आप सोचो, इसने 5 बारी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई बदले जाते हैं। यूएसए की बात करूं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल पुराना है और उसको 27 बार बदला गया है, लेकिन अमेंडमेंट करके। ठीक है, अमेंडमेंट यानी कि थोड़े बहुत प्रोविजंस को बदलना, ना कि पूरा ही बदल दो। तो ये एग्जांपल्स हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है भाई, इसमें क्या हुआ है? तो इंडिया ने तो देखो भाई 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, आज भी हम यही यूज कर रहे हैं। हमने कभी भी इसको रिप्लेस नहीं किया, लेकिन अमेंड किया है। रिप्लेसमेंट और अमेंडमेंट में बहुत फर्क होता है। रिप्लेसमेंट यानी कि कंप्लीटली बदल देना, और अमेंडमेंट यानी कि उसके कुछ नियम कानून को थोड़ा बदल देना अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो वाई हैज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन लास्टेड सो लॉन्ग? आपके मन में ये विचार नहीं आया कि आखिर हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा कैसे चल गया? क्यों चल गया? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डाइवर्स कल्चर की जो नीड है, लोगों की जो नीड है, उसको मैच करता है। जो लोगों को चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इसी वजह से कभी उसको रिप्लेस करना ही नहीं पड़ा। और बहुत फार साइटेड है। जब इसको बनाया जा रहा था, इसके जो मेकर्स थे, उन्होंने प्लानिंग ऐसी करी थी कि अपने समय से आगे का सोचकर इसको बनाया था। और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, इट कैन बी चेंज्ड थ्रू अमेंडमेंट्स। जब आप चाहो
आप इसमें बदलाव कर सकते हो। अगर कोई चैलेंज आ रहा है, अगर कोई समय की डिमांड है, कुछ बदलाव चाहिए भी, तो किया जा सकता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता क्या है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सप्लेन करती है कॉन्स्टिट्यूशन को नए तरीके से। जैसे जैसे समय बदलता है, तो भाई अगर लगता है कोर्ट को कुछ चीज अगर ऐसी है चेंज करके लोगों को बतानी है, तो वो कोर्ट बताती है, ऐसा नहीं है बताते नहीं है। तो इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, अभी तक चलता आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। सो कैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज? भाई बिल्कुल चेंज हो सकता है अगर हम अमेंडमेंट करें। लेकिन होता क्या है, इस अमेंडमेंट के मामले में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल और रिजिड का ब्लेंड है। कैसे? ज्यादा रिजिड भी नहीं है कि आप कुछ बदल ही ना पाओ, और इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप पूरा ही रिप्लेस कर दो। तो दोनों का बैलेंस है भाई। बदलना है तो कुछ चीजों को बदलोगे, और अगर कुछ ज्यादा ही बदलना चाहोगे तो नहीं बदल सकते हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही कुछ नहीं बदल सकते हो, ये भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आप बदलाव कर सकते हो लेकिन लिमिट में। सो व्हाई डू कॉन्स्टिट्यूशंस नीड टू चेंज? आखिर ये सवाल बार बार आता है कि व्हाई, आखिर इनको बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है अपने को? क्योंकि सोसाइटी देखो हमेशा बदलती रहती है, कानूनों को भी बदलने की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम आती है भाई, जब आपने सोचो इतने साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा था, उस समय की समस्याएं और आज की समस्याएं क्या सेम है? नहीं है ना, प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उसी को कहा जाता है जिसमें बैलेंस हो, किस चीज का? करंट नीड्स को समझने का, कि हाँ भाई आज की हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे, और फ्यूचर की क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसका सॉल्यूशन आप लिख दो, तो हम माने कि आपने परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है अपने देशवासियों को। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भाई इस हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है कि अगर कोई चेंज करना भी होता है तो हम वो करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेड और ऑर्डिनरी, आप इस चीज को समझो। कुछ लोगों का ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड नेवर चेंज लाइक अ हॉली बुक, और अदर्स बिलीव इट इज जस्ट लॉ, सो इट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। क्या हमारा संविधान जो है वो एक ऑर्डिनरी सी बुक है या कुछ पवित्र चीज है? तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई देखो कि इसको आप ज्यादा मत बदलो, ये एक पवित्र चीज है। कुछ लोगों का मानना है ऑर्डिनरी सी बुक है, लॉज है, भाई जरूरत पड़े तो बदल दो, क्या दिक्कत है? सो इंडिया का मानना है देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये हमारी होली बुक नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं, व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी तो बदलाव भी होंगे। ठीक है, तो ये इसमें बात एकदम क्लियर हो जाती है कि ये कोई होली बुक वगैरह नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है नो डाउट, लेकिन रिजिडिटी भी है एट द सेम टाइम। कैसे? इट कैन चेंज व्हेन न्यू नीड्स अराइज, अगर कोई नई जरूरत आती है तो इसको बदला जा सकता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आगे आपको बताऊंगा, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसको आप नहीं बदल सकते। जैसे हमारा देश है तो भाई उसमें फ्रीडम सभी को मिली हुई है, आप फ्रीडम नहीं छीन सकते, फंडामेंटल राइट्स है सबके पास, आप वो नहीं छीन सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो छीनी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना होता है। वाई आर अमेंडमेंट्स नीडेड? तो यही है भाई, मिस्टेक्स हो सकती हैं, जब मेकर्स बना रहे थे कोई गलती हो गई हो उनसे, तो उसको बाद में आप फिक्स कर दो अमेंडमेंट करके। बदलते हुए समय की जो डिमांड है, सोसाइटी बदल रही है तो कानून भी बदलते हैं। टू अपडेट टू टेम्परेरी रूल्स, यानी कि कुछ रूल्स ऐसे थे, हो सकता है टेम्परेरी बनाए गए हों, बाद में आप उसको अपडेट करके भाई ठीक कर दो। और कभी कभी क्या होता है, स्टेट राइट्स शुड नॉट बी चेंज्ड विदाउट देयर एग्रीमेंट, कभी कभी किसी स्टेट के राइट्स को कम कर देना, बढ़ा देना, ये ऐसे नहीं करना चाहिए अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट कर भी रहे हो तो कुछ कुछ अमेंडमेंट के प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें स्टेट्स को भी शामिल किया जाता है, सब कुछ खुद नहीं बदल सकते आप। और बेसिकली अमेंडमेंट आपको चाहिए चाहिए, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हमेशा सेम रखा जाएगा। फ्रीडम है, ठीक है, इसके अलावा जो आपके राइट्स आपने दे रखे हैं, राइट टू लिविंग, मतलब आप भाई जी सकते हो। ठीक है, और सेक्युलरिज्म जो हमारा कोर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब चीजें आप एकदम से बदल नहीं सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई हमारे अमेंडमेंट फ्लेक्सिबल भी हैं, रिजिड भी हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो, बदल क्या रहे हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई डू कॉन्स्टिट्यूशंस नीड टू चेंज।
तो हमें इसमें बहुत अच्छे से ये समझना है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें भाई। क्यों नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा बना था उसको वैसे ही रहने दें। तो होता क्या है, हमारी जो सोसाइटी है ना वो बदल रही है, वो एक जैसी नहीं रहती है। तो कानूनों को भी सोसाइटी के साथ बदलना पड़ता है, ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत बन जाती है। सो प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट बी द सेम इन द फ्यूचर। तो जो हम जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशंस लिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स उस टाइम पे थी, ज़रूरी नहीं है वही सेम प्रॉब्लम आने वाले 50 साल बाद भी वही सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो। सोसाइटी बदलती है तो प्रॉब्लम्स भी बदलती हैं। अगर एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना है तो सबसे पहले तो उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसा होना चाहिए कि भाई जो आज की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो आज की हमारी नीड्स हैं, उसको पूरा करता हो, वो उसको डिस्कस करा जाए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, और फ्यूचर की भी बातें हों। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे भी दिए गए हों जो भाई फ्यूचर का, आगे का भी सब कुछ बता रहा हो। समझ आ रहा है आपको? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्यूचर को और करंट को दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चाहिए और उसको वर्क करना चाहिए। ठीक है भाई, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना भी पड़ता है। जब समय बदलता है तो भाई आपको लॉज भी बदलने ही पड़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेड और ऑर्डिनरी। क्या मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई धार्मिक ग्रंथ है जो कभी बदल नहीं सकता? और कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये ऑर्डिनरी सी बुक है, एक कानून है, इसको आप कभी भी बदल दो। दो पीओवी चलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो कभी बदलो ही मत, जैसे हमारी होली बुक्स होती हैं उसको हम बदलते थोड़ी हैं, भगवत गीता है, हमारे पुराण ग्रंथ है, हम उसको बदलते थोड़ी हैं। तो इंडिया का ये मानना है, देखो भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए। और जब समय पड़े तो इसको बदल दो, जब लगे कि नीड है बदलने की, जब लगे कि हाँ भाई समय आ गया है अब कानून को बदलना चाहिए, तो हमें ज़रूर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देना चाहिए टाइम रहते। ओके, ये इंडिया का मानना है। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और वो रिजिड भी है। इसमें दोनों चीज़ों का मिक्सअप देखने को मिलेगा आपको। देखो, जब भी हमारी नीड्स आती हैं तो इसको आप बदल देते हो, समय बदलता है, सोसाइटी बदलती है, ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें बदली जानी चाहिए, तो भाई कुछ चीज़ें बदली जाती भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है, साथ ही साथ वो रिजिड भी है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप सब कुछ बदल दो। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिनको बदला नहीं जाता, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स, आप कुछ भी कह लो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो फ्लेक्सिबल है, नो डाउट। आपको अगर लगता है कि टाइम चेंज हो रहा है तो आप सोसाइटी के अंदर बदलाव चाहते हो तो लॉ को बदल सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप सभी कुछ बदल दोगे। एवरीथिंग कांट बी चेंज्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं अब होता क्या है, ये अमेंडमेंट जो होते हैं, अमेंडमेंट का मतलब यही होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी कानून में कोई बदलाव कर रहे हो, कोई भी चेंजेस कर रहे हो, तो उसी को आप अमेंडमेंट कहते हो। ठीक है, तो आखिरकार ये अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती क्यों है, आखिर वाई अमेंडमेंट्स नीडिड? सबसे पहले तो देखो होता क्या है, पहले के ज़माने में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है तो कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं पुराने ज़माने में, तो जिसको हम बाद में बदल सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सो जो मेकर्स होते हैं कि भाई हाँ आज जो हम बना रहे हैं कुछ एरर होंगे तो आगे चल के उसको फिक्स किया जा सकता है। इसीलिए तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है कि बदलाव करो, जो चीज़ें आउटडेटेड हैं, जो लॉ बदल चुका है, मतलब जो लॉ बदलना है, जो समय बदल चुका है, तो बदल दो भाई उसे, क्या दिक्कत है। टू मैच चेंजिंग टाइम, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है कानून को भी चेंज होना चाहिए, इसीलिए अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। टू अपडेट टेम्परेरी रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है, बाद में बदल दिया जाता है, टेम्परेरी रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है भाई, टेम्परेरी रूल्स को अपडेट करना होता है। और क्या है, टू प्रोटेक्ट फेडरल बैलेंस, होता क्या है, स्टेट्स राइट शुड नॉट बी चेंज्ड विदाउट देयर एग्रीमेंट। तो होता क्या है, यहाँ पे स्टेट्स के जो राइट्स होते हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते उनके एग्रीमेंट के बिना। तो कभी कभी क्या होता है कि एकदम से भी हम अपना फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं कर सकते। टू प्रोटेक्ट कोर वैल्यूज़, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड ऑलवेज स्टे द सेम। सो हमें ये याद रखना है, अमेंडमेंट्स होंगे लेकिन जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान दे के इसको समझना है
कि आखिर अगर आपको संविधान में बदलाव करना है तो आर्टिकल 368 होता है उसके लिए, और इसमें मेथड बताए जाते हैं कि आपको अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट होगा कैसे। सबसे पहले होता है सिंपल मेजोरिटी। ये बहुत ही इजी चेंज होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल है, जैसे आप कोई कानून बना रहे हो तो सिंपली आपको मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर जो प्रेजेंट है पार्लियामेंट में, अगर वो वोट कर देते हैं तो सिंपल सी बात है भाई वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 300 मेंबर प्रेजेंट हैं तो एटलीस्ट 151 अगर मेंबर ने कह दिया कि हाँ ये चीज़ बदलनी है, फेवर में आ गए, तो वो चीज़ बदल दी जाती है। इसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से कुछ छोटे बहुत कानून हैं जिनको आप बदल सकते हो, इसको हम कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी। अब इस सिंपल वाले से आप क्या कर सकते हो, आप न्यू स्टेट्स बना सकते हो। आर्टिकल 2 और 3 है जो कि भाई हाँ भारत जो है वो स्टेट्स का एक फेडरल है, तो यहाँ पे नए स्टेट्स बन सकते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है वो बदल सकते हो। पार्लियामेंट का प्रोसीजर, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि जितने मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं किसी सेशन को शुरू करने के लिए उसको भी आप बदल सकते हो। ठीक है, अगर 300 लोग भी हैं उसमें से 151 ने भी कह दिया कि ये चीज़ ऐसे होनी है तो वो हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा उसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से आप इतना तो काम कर सकते हो, इतना तो बदलाव किया जा सकता है। अब बात आती है स्पेशल मेजॉरिटी की, यानी कि ये वो चेंजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको बदलने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रूवल चाहिए होता है। इतना इजीली नहीं हो सकता कि भाई आप बस जाते ही कर दो, ऐसा नहीं होगा। कितना अप्रूवल चाहिए होता है ये भी आपको याद रखना होगा। एटलीस्ट जितने भी टोटल मेंबर हैं दोनों हाउस के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, उसके हाफ मेंबर तो चाहिए ही चाहिए दोनों हाउसेस के, और 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जितने लोग मौजूद हैं उनमें से 2/3 तो होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 545 मेंबर हैं लोकसभा के, सो 273 तो लगभग इसको सपोर्ट करें ही करें कि हाँ भाई ये चेंज करना है, तभी वो चेंज हो पाएगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। अब आप ये जो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है आखिर ये किस लिए यूज़ होता है, क्या बदलने के लिए यूज़ होता है। देखो भाई, अगर फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कोई बदलाव करना है, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, तो अगर इनमें से रिलेटेड कुछ बदलाव करना है तो भाई आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। अगर आपको डीपीएसपी जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे रिलेटेड कोई भी चेंज करना है, बदलाव करना है, तो आपको चाहिए होगा भाई ये वाला स्पेशल मेजॉरिटी का। ठीक है, कोई भी मतलब मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए जो गाइडलाइन होती है आपको पता है वो डीपीएसपी है। जुडिशियल पावर से रिलेटेड कुछ बदलाव करना है, पार्लियामेंट के रूल से रिलेटेड कुछ बदलाव करना है कि कोर्ट्स कैसे काम करेगी, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे होनी चाहिए, तो इसके लिए भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। एक तो सिंपल मेजॉरिटी होती है उसका एग्जाम्पल बता दिया, स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसका एग्जाम्पल बता दिया। तीसरा टाइप होता है अमेंडमेंट, जहाँ स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए पर साथ साथ स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए होता है। ये थोड़ा सा अलग नमूने का है। होता क्या है, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेंटर और स्टेट दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ पार्लियामेंट अकेला उसको चेंज नहीं करेगा। तो अब ऐसा अमेंडमेंट कैसे पास होगा। सबसे पहले तो देखो भाई, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए कि भाई मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ का लगभग हाफ तो चाहिए ही चाहिए, और 2/3 मेंबर जो पीछे अभी बताया था इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। इसके साथ साथ हाफ, लगभग एटलीस्ट हाफ स्टेट जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, विधानसभाएं होती हैं जहाँ एमएलए बैठते हैं, उनका भी अप्रूवल चाहिए, तब जाकर इसको हम कहेंगे अमेंडमेंट का जो तीसरा टाइप है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूवल फ्रॉम स्टेट्स, तब जाके ये पास होगा। क्या क्या बदलाव होता है, इतना ज़्यादा अगर कुछ स्पेशल है तो भाई उससे कुछ तो बदला जा रहा होगा। क्या बदला जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, ये 3 पावर होती हैं, ये तीनों में सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। अगर इन तीनों में बदलाव करने हैं तो ऐसे में पावर डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स का अप्रूवल दोनों चाहिए होंगे। ये हो गया एक। तो
फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, अगर कितने सीट्स होगी हर स्टेट के पास इन द राज्यसभा, तो ऐसे में होगा क्या, स्टेट्स मस्ट एग्री बिकॉज इट अफेक्ट देयर पॉलिटिकल पावर, इसको डिसाइड करने के लिए भी स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर की बात होती है, जो भी है मतलब उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, या गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होगा उससे रिलेटेड, तो इनसे मतलब ये सब बदलाव करने के लिए आपको ये तीसरे टाइप वाला जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखो कि स्टेट्स का अप्रूवल आखिर मांगा जा रहा है तो क्यों मांगा जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। बिकॉज जो भी बदलाव आप इससे कर रहे हो ना, वो डायरेक्टली स्टेट के राइट्स को अफेक्ट करने वाला है। तो स्टेट्स भाई फेडरलिज्म के तहत भाई कुछ तो बोलेंगे ना कि हमारे राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं भाई, तो हमसे भी तो पूछो, ऐसे थोड़ी ना आप मन मर्जी से कर लोगे। सबसे पहले अब आपको ये अगर मैं बताऊं कि क्या वो स्टेप्स होते हैं जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हो, आखिर प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच पाते हो। सबसे पहले तो एक प्रपोजल तैयार होता है, एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, पार्लियामेंट के किसी हाउस में। फिर उसका अप्रूवल होता है, जो मेजोरिटी चाहिए होगी जितनी भी, वो सिंपल है तो सिंपल, अगर वो स्पेशल है तो स्पेशल, या थर्ड वाला टाइप है तो थर्ड वाला टाइप। उसके बाद वो जो प्रपोजल होगा वो आगे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा, वो करेगा ही करेगा, और उसके बाद वो एक कानून बन जाएगा, बदलाव हो जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। ठीक है जी, तो ये तो हमारे सिंपल से स्टेप होते हैं, किसी भी कानून को अगर बदलना है, अमेंडमेंट करना है, तो यही उसका स्टेप होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव हो जाता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो अभी तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले तो हमारा है फर्स्ट अमेंडमेंट। 1951 में पहली बार हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था। हुआ क्या था, अलाउड द गवर्नमेंट टू पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। होता क्या था, पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ होता था बहुत ज़्यादा, कभी कोई हेट स्पीच दे देता था, कभी कोई जो मन में आता था वो बक देता था। लेकिन होता क्या है, जब ये पहली बारी अमेंडमेंट किया गया तो भाई इसमें क्लियर कह दिया गया कि ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, ये ऐसे मिसयूज़ नहीं होगा इसका कि कोई कुछ भी बोल रहा है। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, अगर गलत बोलोगे तो उसके लिए आपको भाई जो है पनिशमेंट जो भी होगी जो मिलेगी उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर ना एक ही अमेंडमेंट से बहुत सारे बदलाव कर दिए गए थे। हुआ क्या था, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को जाना जाता है इस नाम से। तो इसमें सबसे पहले तो कहा गया कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके राइट तो हैं ही हैं, पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड कर दी गई। आपके कुछ कर्तव्य भी हैं भाई, अगर आप देश के अंदर रह रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का भाई, जैसे हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसका सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है और प्रोटेक्शन करना है। सो ये चीज़ें इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं। फिर है जो हमारी प्रीएम्बल है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करी गई। ठीक है, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया जो पहले एडिड नहीं थे। जी हाँ, याद रखना, ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले एडिड नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तब जाकर इन वर्ड्स को इसमें ऐड किया गया। फिर है इंक्रीज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 42nd अमेंडमेंट जब किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, जिस टाइम पे ये अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। फिर है वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज इट वाज पास्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो हुआ क्या था, 1975 के टाइम पे इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पूरे कंट्री में इमरजेंसी अनाउंस कर दी थी, सभी के राइट छीन लिए थे, अपने हिसाब से लॉज बना रही थी, अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर रही थी। तो उन्होंने अपनी पावर भी बढ़ा दी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव कर दिया। दैट्स वाई 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और जैसा उनका मन था उन्होंने वैसा काम किया। सो इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल भी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 44th अमेंडमेंट है जो 1978 में किया गया था।
माफ़ कीजिएगा। और हुआ क्या, इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही हार्श, या आप कह सकते हो बहुत ही कठोर कानून बनाए थे 42nd अमेंडमेंट के दौरान। वो सभी हार्श लॉज को हटा दिया गया। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल राइट्स तक छीन लिए थे लोगों के, जो कि उनको छीनने नहीं चाहिए थे। उनको बिल्कुल भी लोगों के फंडामेंटल राइट छीनने का कोई हक नहीं है। और ये जब 44th अमेंडमेंट हुआ तो इसके तहत क्या हुआ, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बेटर प्रोटेक्शन देने की भी बात की गई। और एक चीज़ इसमें और कह दी गई कि जितनी आसानी से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी अनाउंस करी थी, अब उतनी आसानी से इमरजेंसी तो देश में नहीं लग सकती। ठीक है, ये 44th अमेंडमेंट 1978 में कहा गया। फिर उसके बाद जो आपने लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, 73rd और 74th अमेंडमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। 1992 में पंचायती राज सिस्टम बनाया गया। 73rd अमेंडमेंट जब किया गया तो जितने भी रूरल एरियाज़ थे, गांव के एरियाज़ थे, वहाँ पे पंचायत का सिस्टम लाना। ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल की पंचायत, ठीक है, ज़िला पंचायत समिति वगैरह बनाना, ये 3 टियर स्ट्रक्चर बनाना, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, वो किया गया। और अर्बन जो लोकल बॉडीज़ होती है जिनको म्यूनसिपाल्टीज़ कहते हैं, ठीक है, शहरों के लेवल पर 74th अमेंडमेंट किया गया। टाउन और सिटीज़ के लिए ये बनाया गया सिस्टम। तो इससे ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग मिली, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमने इस्टेब्लिश करी ऑफिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद 86th अमेंडमेंट आता है 2002 का। ये वाला जब अमेंडमेंट आया तो इसके अंदर कहा गया कि भाई एजुकेशन जो है उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे आर्टिकल 21A ऐड किया गया कि भाई एजुकेशन मिलना सभी का राइट होना चाहिए। खासकर जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं इनको तो ज़रूर से मिलना ही मिलना चाहिए, जो मतलब एजुकेशन है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केशवानंद भारती केस 1973। जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है मैंने जुडिशरी वाले चैप्टर में इस केस को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आप जुडिशरी वाला चैप्टर देखोगे आपको समझ में आएगा। इस केस का आउटकम यही निकला था हमारे सामने, जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है, उसको नहीं बदल सकता। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की इंटीग्रिटी है, इंडिया की सोवरनिटी है, जो इंडिया के कुछ फ्रेटर्निटी, मतलब ये 4 5 6 ऐसी बातें हैं जो आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन निकल कर आया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट बदल सकता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट नहीं बदल सकता। तो बस यही आया था निकल के। सो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बिल्कुल भी जिनको बदला नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। सबसे पहला है डेमोक्रेसी। इंडिया हमेशा से ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, जहाँ पर लोग अपने नेताओं को इलेक्ट करते हैं। चाहे नेहरू जी की डेथ हो गई हो, चाहे उनके बाद शास्त्री जी की डेथ हो गई हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई हो, चाहे राजीव गांधी जी की डेथ हो गई हो, जितने भी लोग आए हैं सारे डेमोक्रेटिक तरीके से आए हैं और अभी तक डेमोक्रेसी है इंडिया में। चाहे इंडिया में कितने भी बुरे दिन आए हों, कभी डेमोक्रेसी नहीं गई इंडिया से। सो पहली चीज़ तो आप याद रखना, इंडिया से डेमोक्रेसी को निकाल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी प्रेशराइज इनको नहीं कर सकती। कोर्ट्स को बिल्कुल फ्री माइंडेडली काम करना है। जो भी जजमेंट वो देंगे अपना फेयर तरीके से जज काम करेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा एक्सटर्नल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का। तीसरा है सेक्युलरिज्म। कोई भी जो गवर्नमेंट होगी वो किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी इंडिया के अंदर। यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को इक्वल ट्रीट करना हमारी गवर्नमेंट का काम है और वो गवर्नमेंट को करना ही करना है। फिर है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एक चीज़ में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं और उन फंडामेंटल राइट्स को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लिबर्टी हो, हमारी पर्सनल आज़ादी हो, हमसे ये सारी चीज़ें कोई भी ईजिली नहीं छीन सकता।
ना ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई कांट पार्लियामेंट चेंज दिस। आखिर ये सब चीज़ों को, ये जो बेसिक डॉक्ट्राइन निकल कर आया, जो बेसिक फीचर्स निकल कर आए, आखिर हम इनको बदलाव में क्यों नहीं ला सकते हैं, क्यों नहीं हम इनको चेंज कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये कोर प्रिंसिपल्स हैं हमारे, अगर हम इनको बदल देंगे तो इंडिया कभी भी एक फ्री और डेमोक्रेटिक नेशन नहीं रहेगा। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो इंडिया को एक फ्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है, लेकिन अगर आप उसके बेसिक फीचर्स के साथ छेड़खानी करोगे तो शायद इंडिया कभी भी एक फ्री कंट्री नहीं रहेगा। जितना होना चाहिए उसको, जितना अच्छे से वो काम कर रही है, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, शायद वो कंट्री कभी आगे नहीं बढ़ेगी अगर इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो फाइनल थॉट निकल कर आता है वो यही है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल आप कह सकते हो एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्योंकि इसको हम जब समय आता है हम इसको भाई बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसमें बदलाव करना बिल्कुल ना के ही बराबर है, ऐसा भी नहीं है। जब आपको मन करे भाई समय के अंदर कुछ बदलाव की डिमांड है तो आप इसको बदल भी दो। और जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 तक जो बना के रेडी करके लोग चले गए थे, तो क्या वो पुराने ट्रेडिशंस आज हमारे नहीं चल रहे हैं? हमारे आज भी वो पुराने ट्रेडिशंस चल रहे हैं, और उनके साथ साथ हमने बैलेंस किया है नए आइडियाज़ को भी। हमने नए नए इसमें अमेंडमेंट्स भी करे हैं, नए नए लॉज भी बनाए हैं, चाहे जीएसटी बनाना हो, चाहे सीएए एनआरसी की बात हो, चाहे और भी कुछ नया ऐड करना हो। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर बदलाव किया भी है। और हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना और ग्रोथ भी साथ साथ करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो हमेशा हम जब चाहें अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर, हम इसको बदल देंगे। और हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का पूरा जो काम है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हमारे देश की ग्रोथ का जितना भी काम हो रहा है हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से देश की ग्रोथ नहीं होती, होती है भाई। जब देश के अंदर लॉज होते हैं ना, कानून के तहत जब सब चलता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो आप इसमें से, इस चैप्टर में से एक तो ये याद रख लेना कि जो 3 तरीके के जो वो आप अमेंडमेंट के प्रोसेस आपने पढ़े हैं, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस में स्टेट्स का अप्रूवल, रेटिफिकेशन, ठीक है, ये 3 चीज़ें कर लेना। अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे आप बदलाव कर सकते हो, ये चीज़ को आप ज़रूर पढ़ लेना। और कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था, 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था, 86th अमेंडमेंट हुआ था। इसको आप एक नज़र मार लेना। और केशवानंद भारती केस का तो भाई मैंने आपको अभी बता दिया, जुडिशरी वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है, बताया भी है केशवानंद भारती थे कौन, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अलग से इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप फीडबैक लिखें, कमेंट बॉक्स का यूज़ करें। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और भाई बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।